पैसे कमाने के लिए आए हैं, अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए आए हैं। कुछ लोग यहीं रहते हैं लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम में से कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो इस बात से इख्तलाफ करेगा कि हम में से हर शख्स अभी भी जद्दोजहद कर रहा है। आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? अगर पेट भरा होता, घर भरा होता तो यहाँ होते। अब फ्राइडे इवनिंग में हमसे बैठ के टीवी देख रहे होते, खाना खा रहे होते, मौज मस्ती कर रहे होते। यहाँ वही आएगा जिसको ज़रूरत है सेहत की, जिसको ज़रूरत है फाइनेंशियल फ्रीडम की, और जिसको ज़रूरत है किसी फोकस की, तो बामकसद ज़िंदगी गुजारने की। ठीक है, पैसा सेहत अपनी जगह एंटिटीज़ हैं, लेकिन इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि इंसान अपने लिए नहीं है, इंसान को दूसरों के लिए बनाया गया है। तो जो इस मकसद को समझ ले तो समझो उसकी ज़िंदगी का यहाँ भी बेहतर, वहाँ भी बेहतर। तो ठीक है ना। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो गुज़िश्ता 15-16 साल से लोग मुझसे कर रहे हैं, और मैं हर बार जवाब देती हूँ। उसमें से कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ सलाम करके चले जाते हैं, कुछ कहते हैं पागल है ये, मेडिसिन छोड़ के बेच रही है, मतलब जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन मुझे ये तकलीफ इस बात की कोई नहीं है, क्योंकि मेरा काम है बताना, और उनके कोर्ट में है। अब वो उसका फायदा उठाते हैं कि उनके हाथ में सही। तो ज़बान कल्ब को नकारे खुदा समझो, जितनी बात लोगों को समझा के लोगों तक पहुंचाने में जाएगी उसी तक ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन हम यहाँ क्यों हैं, इस प्लेटफॉर्म में क्यों हैं? बहुत सारे सेल्स कंपनी हैं, हेल्थ की बहुत सारी फार्मास्यूटिकल एजेंसी हैं, क्यों नहीं हम मेडिकल रैप बन गए? चाहते कि उस जगह बैठते, प्रोडक्ट बिकती, हमें तनख्वाह मिल जाती, राइट। तो हमारा और ख़ासतौर पे मेडिकल फैकल्टी में रिएक्शन को एक्सेप्ट कराना बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि लोग एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, उनको रिसर्च चाहिए, उनको टमाटर खाने में तो उनको नहीं चाहिए आर्टिकल, रिएक्शन खाने में उनको आर्टिकल चाहिए। प्रूफ दो कि ये सही कह रहा है, प्रूफ दो कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, प्रूफ दो कि इसमें फ़ायदा कुछ है। तो कितने लोगों ने खाया तो फ़ायदा हुआ, कितने लोगों ने खाया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब रिसर्च आर्टिकल R&D चाहिए उनको, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में कभी कोई नुकसान नहीं है, इस्तेमाल करने में नुकसान भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो मकसद मेरा ये था आप सबके पास इस मौजूद को डालने का, क्योंकि आप सबके दिमाग में ये सवाल ज़रूर है कि हम रिएक्शन में आए क्यों, आए हैं तो इस्तेमाल क्यों करें, और अगर इस्तेमाल कर रहे हैं चलो ठीक है, इसमें बिजनेस क्यों करें? ये तीनों सवाल मेरे ख्याल है हर नए आने वाले के दिमाग में होते हैं, सही है ना। तो इस बात के जवाब, पहली बात तो ये हम में से हर एक का अपना एक स्टाइल है जिंदगी का, है ना, वो रोज़ बरोज़ बदल रहा है। कुछ मॉडर्नाइजेशन की नज़र हो गया, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स की नज़र हो गया, कुछ बड़ा वो आने वाले दिनों के खौफ में गुजर गया, वो हम बात करेंगे। और कुछ चीज़ें उनमें से ऐसी हैं कि जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वो क्या चीज़ें, उस पर बात करेंगे। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी को ख़राब कर रही हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारे स्टाइल से रिलेटेड। बीमारियों की बात नहीं कर रहे, हम अपनी ज़िंदगी के रहन सहन के तरीक़ों की बात कर रहे हैं। बीमारी का शनाख्त करना डॉक्टर का काम है, उसकी दवा देना, उसकी बीमारी का इलाज करना डॉक्टर का काम है। हमारे जिस्म के बारे में सही और गलत का फैसला करना हम खुद करेंगे, राइट। तो वो चीज़ें अभी ये टॉपिक्स आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, और इस पर बात करते हैं कि लाइफस्टाइल का बीमारियों से क्या ताल्लुक है। लाइफस्टाइल का बीमारियों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि हर एक की ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में जो रहन सहन का एक रिवाज है वो या तो ख़ानदानी है, मौलूसियत है, या फिर उसकी जॉब से रिलेटेड है, आप बैठ के काम कर रहे हो, या फिर आप मुस्तकिल चल रहे हो, आपको जिस वक्त सोना है उस वक्त आप जाग रहे हो, नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हो, या जिस वक्त आपको आराम करना है जब सब सो रहे हैं आप जाग रहे हो। पुलिस में ड्यूटी है, रेंजर्स हैं, आर्मी है, मतलब हर एक के अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से उसकी जिस्म की मुसीबतों का भी आना है। अब उन मुसीबतों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अगर हमने उस लाइफ के स्टाइल में कोई एडजस्टमेंट नहीं की तो हमारी बॉडी चीखती है, और वो चीखेगी किस तरह, हमारे खाने के वक्त गलत हो जाएंगे, हम गलत खाना शुरू कर देंगे। अपने घर में तो नपातुला खाते हैं, साफ़ सुथरा खाते हैं, नहीं है नाइट ड्यूटी पे जो मिला वो खा लिया, जहाँ बैठे वहाँ सो गए, जो मिला वो पी लिया।
तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स भी हैं। आप रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो एक्सरे ने आपके जिस्म को वैसी तथ्यानाश करना है, ठीक है। अगर आप कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो रेशा जो उड़ रहा है वो सांस की नाली से जाएगा, एलर्जिक एस्थमा नागुज़ीर है, आप बच नहीं सकते उससे। केमिकल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपके हाथ और आपका जिस्म, आप देखें अक्सर लोग खारिश का और बेचैनी का और एक्जिमा का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। बाहर धूप में काम करने वाले गर्मी की शिद्दत से मर भी जाते हैं। आजकल तो आप देखें, अभी आपके सामने जाजे का नाम का सामने, तो मौसम के चेंजेस से लेके जॉब स्विंग्स तक और आदतों के चेंजेस तक आपके जिस्म बीमारियों की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब उनमें हम कुछ चीजें कम्युनिकेबल है, मसलन अगर पूरा घर ही एक मीठा बहुत खा रहा है तो उस फैमिली में डायबिटीज तो लाजिम है। पूरा घर ही काउच पोटैटो है कि बस टीवी के सामने बैठे हैं, खा रहे हैं, तो पूरा घर ही ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। पूरा घर ही अगर एथलीट है तो पूरा घर स्मार्ट है, क्योंकि सब लोग सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, सही है। पूरा घर सिर्फ नॉन वेज खा रहा है तो उनके अलग मसाइल है। पूरा घर सिर्फ वेजिटेरियन खा रहा है, उनके अलग मसाइल है। तो कुछ तो फैमिली वाइज हो गया। अब कुछ हो गई मौरूसियत। मौरूसियत में मैं बात करूंगी कि जो जीन्स आपके अम्मी अबू से आती हैं वो भी डिजीजेस का पेशकश मांगती हैं, ठीक है। अब आइए इन लाइफस्टाइल में कौन सी चीज़ों में आप अवॉइड कर सकते हैं, जिनसे बच सकते हैं, और कौन सी चीज़ें आप नहीं बच सकते। पहले तो बात करेंगे जिनसे कोई फरार नहीं है। उम्र, आपकी उम्र आप खुद कम ही नहीं कर सकते, जितना लेके आए उतने में जाएंगे, सही है। दूसरा रेस, किस जेनेटिक्स कोड से आप बिलोंग करते हैं। आप साउथ से हैं, आप नॉर्थ से हैं, नॉर्थ पोल में रह रहे हैं, आपकी बॉडी उसी के हिसाब से चेंज, उसको नहीं आप चेंज कर सकते। और आपकी जीन्स में, अब जैसे मंगोल्स थे या मंगोलियंस जो कहलाती है डायनेस्टी, वो उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो उन जीन्स में ट्रैवल करती है, वो आप नहीं खत्म कर सकते। फिर आइए आपका जेंडर, आप अपना जेंडर लेके पैदा हुए। जब आप दुनिया में आए भी नहीं थे, 8 हफ्ते के थे माँ के पेट में, उस वक्त डिसाइड हो गया था कि कौन लड़का होगा, कौन लड़की होगी और कौन नहीं होगा, समझे। तो ट्रांसजेंडर भी उसी और डिसीजन हो जाता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आखिरी चीज़ है हेरिडिटरी। आपके माँ बाप से जो मौरूसियत से बीमारियाँ आपको मिली हैं वो भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक ही हाल है कि एक अच्छी माँ ढूंढो, एक अच्छा बाप ढूंढो, दोनों की शादी करो, फिर बाद में पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये वो चीज़ें हैं जो अनअवॉइडेबल हैं। अब जो चीज़ अवॉइडेबल है वो है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे, बाहर नहीं जा रही, तो आप बदल सकते हैं। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 10 घंटे कुर्सी पर बैठे, हर 1 घंटे के बाद बैठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपनी ग़िज़ा बदल सकते हैं, आप अपनी बॉडी के वजन को आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप सिंसियर हैं। हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स में अगर वजन बढ़ा हुआ है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी मौरूसियत में नहीं है मोटापा तो आप कोशिश करके अपने वजन को कम कर सकते हैं, सही, क्योंकि वो भी बीमारियों में भी बढ़ता है, दवाओं से भी बढ़ता है, वो एक अलग स्टडी है। नींद, धूप से जितना अल्लाह ताला ने, कोई वजह है ना, दिन रखा है रात रखा है, तो अब रात और दिन में जो बॉडी के ऊपर चेंजेस आते हैं, आप दिन को रात बना लो, रात को दिन बना लो, तो बॉडी तो चीखे। रात को इशा के बाद जब हुक्म है कि भाई अब आराम का वक्त है, बिजनेस बंद, खाना पीना बंद, खाना भी कम खाओ रात को, और सोना भी 7 से 6 से 8 घंटे। उसके लिए क्या पीछे लॉजिक है, आपकी बॉडी कुछ हार्मोन्स सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट की गैर मौजूदगी में रिलीज करती है, और ये वो हार्मोन्स हैं जो आपको न सिर्फ नॉर्मल रखते हैं, यंग रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रखते हैं और बैलेंस रखते हैं। अब उस वक्त हम सो नहीं रहे, हम जाग रहे हैं, फुल लाइटें जल रही हैं, अल्ट्रा वायलेट नहीं है तो लाइट ये वाली तो है। नींद, अक्सर लोग पूरी लाइट चल रही है, टीवी चल रहा है, सो रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है घरों में कि टीवी देखते देखते सो गए, मोबाइल सामने चल रहा है, आप सो रहे। सबसे बड़ी लानत मोबाइल, रेडिएशन, आपको कंटिन्यूस रेडिएशन आपकी आंखों में और आपकी बॉडी में जा रही है, प्री कैंसर। तो ये वो चीज़ें जो एब्यूज है, एक आपकी बॉडी की इंसल्ट है। अब आइए आखिरी में से बहुत सबसे गंभीर आदत, अपने स्ट्रेस को, अपने परेशानियों को नशे में डूब कर भूलने की आदत। परेशान हुए, दोस्त के साथ सिगरेट पी लिया,
ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा चाय पीना शुरू कर दो। नॉन ऑर्गेनिक कैफीन भी नुकसानदेह। और फिर दूसरी एडिक्शन जिनकी एक लंबी फहरिस्त है, आप सब जानते हैं, वो अपने गम को गलत करें, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करें, आदत कौन सी चीज़ है वो लग गई तो लग गई। वो चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं और जिनकी वजह से गंभीर नतीजे आपको मिलते हैं। अच्छा जी, अब आइए दो बीमारियां जो लाइफ स्टाइल की खराबी से हम दावत देते हैं। ये बीमारियां सबसे बढ़कर जो जानलेवा बीमारी है, क्या हो गया भाई? एक्सक्यूज मी, एवरीथिंग ओके? They don't understand? Any issue? बच्चा रोड है, अच्छा सॉरी, फीडर लेके आनी थी। तो सबसे बड़ी जो जान खतरे वाली चीज है वो आपका पंप फेलियर, आपका हार्ट। और हार्ट को बीमार करने में आपका पूरा जिस्म आपका साथ देता है। अगर आपकी आदतें खराब है, आपकी ग़िज़ा खराब है, बहुत ज़्यादा दवाओं का शिकार है, तो एक बड़ी लंबी कहानी है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दुनिया की वो मूली बीमारियाँ हैं जो आज बीमारी नहीं कहलाती, बल्कि उनको एबनॉर्मेलिटी कहा जाता है। कि अगर वो नॉर्मल है शुगर, डायबिटिक आदमी की शुगर अगर नॉर्मल है तो उसे प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर वाले का, हाइपर टेंशन वाले का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको डॉक्टर्स ने कहा ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी, मीनिंग आपने उसको खुद खराब कर दिया, ग़िज़ा से, दवा से, फैमिली हिस्ट्री, आपकी जेनेटिक, आपकी मम्मी को ब्लड प्रेशर, आपको भी ब्लड प्रेशर होगा। तो आपको जब पता है कि आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, तो शुरू से आपको वो एहतियात करनी होगी कि जो टेंडेंसी है उसको रोकें, उस शेर को भूखा रहते हुए चेन उसकी बंदी रहे। जिस दिन आपने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज किया, ब्लड प्रेशर की मरीज हो जाएंगे। तो जब पता है तो एहतियात करते। उसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस में पूरी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उसमें सबसे खराब तरीन स्ट्रोक, कि आपको फालिज का अटैक हो जाए। फालिज के मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ हिस्से हैं, यानी चेहरे का फालिज है, पूरे जिस्म का फालिज है। हराम मर्ज के से काम करना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ जाता है, निकलना छूट जाता है। तो ये होता ही वहाँ पर है जहाँ पे या तो शुगर कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, या आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो आपकी ब्लड की जो ब्लीडिंग है वो इंटरनली में हैमरेज हो जाता है, तो फिर वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। तो ये वो प्रॉब्लम है जो आपकी ग़िज़ा से भी रिलेटेड है। फिर आइए आप उन चीज़ पे जो आपकी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा पेड़ है, आपके लंग्स। ज़िंदगी ऑक्सीजन और ग्लूकोज से है, और ऑक्सीजन जो चीज़ कैरी करती है वो है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? बाहर से, लंग्स के जरिए खून में जाएगा, वहाँ से खराब हवा निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपके दोबारा लंग्स से निकल के वापस जाएगी। अगर ये रास्ता सफा ना हो, अगर ये पैसेज आसान ना हो, तो लंग्स की खराबियाँ मौत तक ले जाती हैं। आपको पता है ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी तो जिस्म के हर सेल मरना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके। एजिंग प्रोसेस हो या फिर अपना ज़ाती मसला हो, सब खत्म हो जाएंगे। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ग़िज़ाई कमी की वजह से हो जाती हैं, हार्मोन्स की खराबी की वजह से होती है, हड्डियों का बुढ़बड़ा होना उम्र के हिसाब से, ख़वातीन हो या हज़रात हो, विटामिन डी डिफिशिएंसी, मैग्नीशियम डिफिशिएंसी, ये वो चीज़ है जो ग़िज़ा की कमी या नाकाफ़ी ग़िज़ा या इनकम्प्लीट फूड लेने से आपको बीमारी में दर्द मिल जाएगा। हड्डियों की कमजोरी का मतलब अब आप मौला हो सकते हैं, किसी वक्त हड्डी टूट सकती है, किसी वक्त भी आपको इररिपेरेबल डैमेज हो सकता है। फिर आइए आप सबसे मूजी चीज़ कैंसर। कैंसर हम बाजार से खरीद के नहीं लाते दवाओं की तरह, सिवाय मेकअप के, सिवाय उन केमिकल्स के जो हम अपने फूड में कलर्स के तौर पर डालते हैं। क्योंकि जो लोग बेकरी का बिजनेस करते हैं, आपने देखा होगा जितने भी डेयरी आपके प्रोडक्ट्स हैं बेकरी के, उनमें अगर कोई कलर डाला जाता है, देखा ये गया है कि अगर वो ऑर्गेनिक कलर्स नहीं है, फ्रूट कलर्स नहीं है, तो वो पॉइजनस है। देखने में वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। मेकअप करना किसको नहीं पसंद? खूबसूरत लगना हर इंसान का, अल्लाह ने हर चीज़ हसीन बनाई और अल्लाह खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। लेकिन
उस खूबसूरती में अगर मसनूइयत का सहारा लिया जाए, केमिकल पॉइजन्स का सहारा लिया जाए, तो स्किन कैंसर से लेके ब्लड कैंसर तक हो जाए। तो बहुत सोच समझ के ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं, लेकिन करना चाहते नहीं क्योंकि हमारा दिल उस चीज़ की तरफ नहीं जाता। सही। फिर आइए डिप्रेशन। कैंसर की तो एक लंबी कहानी है, उसमें 10 दिन भी बोलूँ तो कम है। मैं समझती हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनकी फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा जरूर होगा जिसको डायबिटीज होगी, कोई ना कोई एक बंदा जरूर होगा जिसको ब्लड प्रेशर होगा, या कोई ना कोई बंदा एक ऐसा जरूर होगा जिसको कैंसर होगा। मतलब किसी भी जनरेशन में बड़ी रेयर फैमिली है कि जिसमें ये 3 में से कोई एक चीज़ ना हो, या कम से कम सांस की बीमारी ना हो, एलर्जी का इस्तेमाल। आप वेस्ट कंट्री में रहते सबसे ज़्यादा एलर्जी का इस्तेमाल होता है, पोलन एलर्जी। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जहाँ साइंस आके फेल हो जाती है। फिर जब सब चीज़ें आपके साथ नहीं हो तो फिर आसानी तनाव। डिप्रेशन एक ऐसी मूजी बीमारी है कि जिसको आप शक्लन नहीं देख सकते। डायबिटीज में शुगर टेस्ट कर लोगे, ठीक है, ब्लड प्रेशर में आप ब्लड प्रेशर के आगे से चेक कर लोगे। डिप्रेशन को कैसे पहचानोगे जब तक कि वो सुसाइड ना करे। एक आदमी खामोश बैठा है, आप समझ रहे हो उसकी आदत है खामोश रहना, नहीं जानते आपको क्या पता उसके अंदर क्या चल रहा है। कितने टेंशन। अब एक साहब बाहर से आ रहे हैं, घर में पहुंचे, बेगम ने चीखा डालना शुरू कर दिया, आपको नहीं मालूम कि अभी वो बॉस की गालियां सुन के आ रहे हैं, रास्ते में किसी एक्सीडेंट से बच के आ रहे हैं। तो स्ट्रेस के जो पहलू है ना, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, मेडिसिन का स्ट्रेस और डिजीजेस का स्ट्रेस, ये और कुछ ये कि कुछ बीमारियां हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं। थायराइड एक ऐसी बीमारी है कि जिसका हमेशा गलत इलाज होता है। एक खातून मेरे पास आई कि मेरी बच्ची जो है वो एग्जाम में कम नंबर आए, तो उसने जाके अपने आप हाथ काट लिया कि मैं तो फर्स्ट आती थी, मेरा नंबर कम कैसे हो गया। ठीक है, तो ये तो पागल है, इसको तो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, साइकोलॉजिकल अपसेट है। आम बच्चा तो नहीं करता ऐसे। उस बेचारे का इलाज शुरू हुआ, उसको बिजली लगाई और पता नहीं क्या किया। मेरे पास आई ऐसी से सलाम दुआ थी, आई तो मैंने कहा आपने कभी उसका थायराइड चेक किया? कहीं नहीं, उसको कोई बीमारी थोड़ी। मैंने कहा फिर भी एक दफ़ा थायराइड चेक कर लीजिए, पता चला 3 गुना ज़्यादा। जो बीमारी हार्मोन्स की किसी भी औरत हो या मर्द हो आसाब को खराब कर सकती है, वो डिप्रेशन पे जा सकती है। और उसका इलाज हो रहा था नफ्सियाती, उसका इलाज होना चाहिए था थायराइड का। थायराइड ठीक हो गया, वो ठीक हो गई। तो डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है, डॉक्टर इसलिए ज़रूरी है कि वो तशखीस करे मर्ज को और सही डायरेक्शन में चल जाए। और आपकी नॉलेज इसलिए ज़रूरी है कि आपका जिस्म बेहतरीन डॉक्टर है, वो आपको खुद ही चीख के पुकार देता है कि मैं अब थक रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे मेरे पेट में दर्द है। वो आपको खुद बता रहा है ना, आपको पता चल रहा है। डॉक्टर को तो बाद में दर्द थोड़ी नजर आ रहा है, बेख्वाबी थोड़ी नजर आ रही है, तकलीफ थोड़ी दिखाई दे रही है। सिर्फ उसको साइन सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं, या जो उसकी केमिकल एविडेंस है वो तब बता रही है उसको कि अगर कोई इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, चलो टेस्ट कराएं, पता चल गया। उस इन्फेक्शन के असरात बॉडी पे क्या है वो सिर्फ वो बंदा जान सकता है जिसको हो रहा है। बहुत दफा पता ही नहीं होता। कैंसर जैसा मूजी मर्ज इसीलिए मूजी है कि उसका पता नहीं चलता। पेनलेस ट्यूमर्स सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो कहने का मकसद ये है कि डिप्रेशन से लेके और हार्ट डिजीज तक तमाम मसाइल कहीं ना कहीं हमारी ग़िज़ा और हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। कई स्टडीज ये कहती हैं कि 35 to 48% ये तमाम बीमारियां रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल, रिलेटेड टू योर माइंडसेट कंट्रोल की जा सकती है जस्ट बाय द चेंज ऑफ दीज 2-3 थिंग्स। डॉक्टर की जाने की बात अपनी जगह, लेकिन अगर आपने अपने आप को समझ के इन चीज़ों को चेंज कर दिया तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, और बचना जो है वो इलाज से हमेशा बेहतर है। हार्ट डिजीज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दिल के धड़कने काटने हैं। तो सबसे ज़्यादा बर्न अगर किसी चीज़ को होता है तो वो ब्रेन और हार्ट है, और उसके बाद किडनी में हुआ। तो तमाम ये प्रॉब्लम जो हार्ट की है ये कहीं ना कहीं हमारी उन शरीयानों की तंगी से भी होती हैं जो जिनमें कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई जमा शुरू होती है। और चिकनाई कहाँ से आ रही?
غلط کھانا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کھانے کا استعمال نہ ہونا. میں نے ایک روٹی کھائی, مجھے ضرورت تھی آدھی روٹی کی, تو آدھی روٹی تو استعمال ہو گئی, آدھی روٹی جو چکنائی بن کے جمع ہو گئی, اور میں سمجھ رہی میں نے ایک روٹی بھی نہیں کھائی, ضرورت نہیں تھی میرے جسم کو پوری روٹی. اگر میں اس آدھی روٹی کا استعمال بڑھا دوں, ایکسرسائز کر دوں, تو وہ آدھی روٹی ختم ہو کے جمع نہیں ہوگی. تو پھر آگے نا لائف اسٹائل, ایکسرسائز, ڈائٹ ایک دوسرے سے رشتے دار. اسی طرح شوگر میں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو میٹھا کھاتا ہی نہیں, پھر مجھے ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز بلڈ میں شوگر کو بڑھنے کو کہتے ہیں, معلوم ہے, ٹھیک ہے. اب شوگر کا بڑھنا اور شوگر کو بڑھنے سے روکنا, ایک تو یہ کہ آپ کھائیں کم, جب بلڈ میں شوگر جائے گا نہیں تو بڑھے گا کہاں سے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی غذا آپ کھاتے ہیں وہ شوگر میں کنورٹ ہوتی ہے. جبھی تو توانائی دی, باڈی کو توانا رکھنے کے لیے ہر غذا کا گلوکوز میں کنورٹ ہونا لازمی ہے. آپ پروٹین بھی کھائیں, دال کھائیں, گوشت کھائیں, مرغی کھائیں, وہ پہلے گلوکوز میں کنورٹ ہوگی, آپ کو توانائی دے گی, اور پھر اس میں جو پروٹینز ہیں وہ باڈی بلڈنگ میں کام آئیں گے, ہارمونز کے لیے کام آئیں گے, باقی کاموں کے لیے. تو اسی طرح آپ شوگر کو روک نہیں سکتے, لیکن شوگر کے کام کو استعمال کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں. اب شوگر کو کون سی چیزیں کنٹرول کرتی ہیں؟ ایک تو ہو گیا آپ کی ڈائٹ, کم کھایا آپ نے, کاربوہائیڈریٹس کم کی. دوسری چیز ایک ہارمون ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسولین, نام سنا ہوگا آپ سب نے, صحیح ہے. انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو ڈیولپ ہے, جو آپ کے آنتوں کے بیچ میں حدود ہے, پینکریاس, وہاں سے ریلیز ہوتا ہے. اب کچھ انسولین کے کام جو ہے وہ موروثی حد تک, یعنی میں اگر خدا نخواستہ ڈائبٹک ماں کی اولاد ہوں یا میرے والد ڈائبٹک ہیں, تو میرا جو انسولین ہے وہ ایک نارمل انسولین سے فرق ہے. وہ ذرا ڈھیٹ ہے, لیزی ہے, وہ جا کے شوگر کو کم نہیں کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. یہ ریزسٹنس جو ہے وہ آپ کو ڈائبٹک بھی کر دے گا, اور اگر آپ خاتون ہیں تو پالیسسٹک اووریز کر کے آپ کو بانجھ بھی کر دے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا گمبھیر کام ہے ایک چھوٹا سا. اگر آپ نے انسولین کو کام کرنے پر مجبور کرنا ہے تو غذا میں کچھ ایسی چیز ڈالنی ہوگی جو اس کو کام کرنے پر مجبور کرے. ایکسرسائز کرنی ہوگی, اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا, تب آپ ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں, ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, انفرٹیلٹی سے بچ سکتے ہیں, انفرٹیلٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر وہ انسولین کی خرابی کی وجہ سے. پھر آگے آپ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, پیدائشی طور پہ انسولین ہے ہی, تو یہ بندے ٹائپ 1 میں پیدائشی ڈائبٹک ہوتے ہیں, جو ساری عمر انسولین لگتے ہیں, اور یہ ہوتے ہی ڈائبٹک پیرنٹس کی اولاد ہے. یہاں پر پھر ہم آ کے مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو بن ہی نہیں رہا, جو کچھ بن نہیں رہا تو ہم کہاں سے اس کو کریں گے. تو یہ انوائڈبل ڈیمیجز ہیں. پھر وزن کا میرے سے زیادہ کون جانے کا خراب گیا, ٹھیک ہے. تو وزن بڑھنا خود ایک بیماری ہے, اور بیماریوں میں وزن بڑھتا ہے, بیماری کے ٹریٹمنٹ سے وزن بڑھتا ہے. بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے وزن بڑھتا ہے. اور کسی کو الرجی ہے, ڈاکٹر نے اسٹیرائڈ لکھ کے دے دیا, اگر وہ الرجی سے کام روکنا چاہتا ہے تو نہ کھائے اسٹیرائڈ, ہوتی رہے گی الرجی. لیکن اسٹیرائڈ کا سائڈ افیکٹ ہے وزن بڑھنا, یا تو زندہ رہ لو یا موٹاپا رہ لو. تو مجبوریاں, دوا کھانے کی مجبوری, یہ مجبوریوں سے آپ چاہیں بھی تو اپنا ویٹ کم نہیں کر سکتے. تھائرائڈ یہ وہ ہارمون ہے کہ اگر وہ کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کا وزن کنٹرول میں نہیں ہے, ٹھیک. اور بہت سارے انسولین ریزسٹنس کی وہ کنڈیشن جو آپ 10 دن فاقے کر لو, وزن 1 kg سے بھی کم نہیں ہوگا. تو اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, اس کی پوری سائنس ہے. اب اس کی پریونشن کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ہیلدی فوڈ لینا ہے, جو کہ جن میں چکنائی خون میں جمع نہ ہو رہی ہو, جن میں شوگر کم ہو, جن میں میٹابولک ریٹ بڑھے, یعنی ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ استعمال ہو. ایک تو ہلنے سے استعمال ہوگا, ایک سسٹم کے اندر میٹابولزم کو کام کرنے کے اللہ نے طاقت دی ہوئی اس سے ہوگا. ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے سائنٹیفک ڈیٹا اور سائنٹیفک برین ہونا چاہیے. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو میں گریوٹی دوں اس بات کی کہ ہم کتنی گمبھیر مشکل میں پڑے گئے. جتنا زیادہ ہم ماڈرن ہو رہے ہیں اتنی زیادہ ہماری باڈی میں یہ شکایتیں بڑھتی جا رہی ہیں. آج سے 50 سال پہلے, 100 سال پہلے
मेरी अम्मी का तो कोई दांत नहीं टूटा हुआ, मेरे अब्बू का एक बार भी नहीं गिरा हुआ। क्यों? क्या कोई वो दवाएं खाते थे? लाइफ स्टाइल ठीक था। नमक और कोयले से शायद मिसवाक होती थी, या वो मिसवाक वाली डंडी होती थी, ठीक है, नीम की। तो जितनी ज्यादा नेचुरल और सिंपल लिविंग थी उतनी ज्यादा लॉन्ग लाइफ है और वेल लाइफ है। मीन्स वेलनेस और हेल्थ में थोड़ा सा फर्क है। हेल्थ का मतलब है कि आप देखने में आप हेल्थी हैं लेकिन यू आर लायबल टू गेट सिक। वेलनेस का मतलब है कि आप बीमार नहीं हैं और बीमारी को रोक भी सकते हैं। यू आर वेल इनफ नॉट टू गेट सिक ऑल्सो। समझ नहीं बात? ये थोड़ा मामूली सा फर्क है। स्ट्रोक के बारे में बताया कि जिस तरह ब्रेन में जो कंडीशन होती हैं बिल्कुल अपाहज होता है, वो भी रोका जा सकता है। असाबी तनाव को रोके, लाइफस्टाइल चेंज करें, माइंडसेट चेंज करें, ये सब आपके हाथ में है। हम लोग बड़ी मजबूरियों का शिकार होते हैं। मैंने एक खातून से पूछा कि भाई क्यों परेशान होते हैं, क्यों डिप्रेशन? हम क्या करें, हमारे घर का माहौल ऐसा है, हमारी सासी करती है, हमारे शौहर नहीं करते। मतलब एक शिकायतों की पोटली हुई। भाई अगर मैं चिकना खड़ा हूँ, तेल है मेरे हाथ में, मैं पानी डालूंगी तो पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो बाहर से कुछ भी हो, आपका अंदर अगर मजबूत है तो कोई निशान पड़ेगा नहीं ना। तो यू डोंट बी अ स्पंज। आप अपने हालात में बह नहीं जा कि हर चीज जो आ रही है उसको अपने अंदर ले लिया क्योंकि मेरे ही प्रॉब्लम है। तो क्यों? सानुकी वाला फॉर्मूला भी तो हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि आप हर चीज नेगेटिव ही सोचो। जो कुछ सामने वाला हो रहा है उसके पीछे कभी तो किसी को लेट गो करो। किसी ने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, थोड़ी देर को ये सोचो कि अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम उससे ज्यादा बुरा कर रहे होते, और वो क्यों मजबूर है इस तरह करने पे। थोड़ी देर को उसको माफ कर दो और फिर अलग टाइम में बात करो। तुम देखो कोई ना कोई वजह निकल आई। बहुत सारे मसाइल हम खुद क्रिएट करते हैं गलत सोच से, गलत अंदाजे लगा के और उन अंदाजों पे रिएक्ट करके। तो ऑल द वर्ल्ड इज अ पावर ऑफ रिएक्शन। नाउ जो भी कुछ है रिएक्शन में खराब हो रहा है। उसने एक बम मारा, मैंने 4 मार दिए। उसने मेरा एक बच्चा मारा, मैं उसके 4 बच्चे मार दिए। रिएक्शन, हार्ड एंड ब्रूटल रिएक्शंस। तो अगर ये रिएक्शंस होते हैं तो जहन की पैदाइश है। एक सेहतमंद जहन कभी गलत फैसला नहीं कर सकता। एक बीमार जहन बदला लेगा, एक बीमार जहन चीखेगा, एक बीमार जहन अननेसेसरी अपने आप को बर्बाद करेगा, अपने आप को बर्बाद करेगा और पूरी सोसाइटी को बर्बाद करेगा। एक टेररिस्ट एक खानदान को नहीं खराब करता, पूरी कौम को बदनाम करता है। और जब आप खोद के देखें उसकी हिस्ट्री, कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है, कहीं ना कोई उसकी कमजोरी है, कहीं ना कहीं उसका कोई गम छुपा हुआ है। उसके बच्चे को किसी ने मार दिया, उसके आंखों के सामने, उसका घर लूट लिया, उसका घर जला दिया। कश्मीर में देख लो कैसे बन गए ये सब लोग। तो ये जो बीमार जहन या रिएक्टिविटी वाला जहन है ना, ये भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल बंदा जब रिएक्ट करेगा तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो गलत एक्शंस में नहीं जाएगा। और ये वो काम करवाते हैं जो स्ट्रोक की तरफ ले जाते हैं। आपका झगड़ा हुआ क्लाइंट से, हाँ, सो गया, सोते में आपकी रग फट गई, क्या बात हुई थी? गुस्सा ही तो किया था आपने से, ब्लड प्रेशर बढ़ा, छोटी रगों ने अपनी जगह छोड़ी और खून निकल आया। तो अगर आप गुस्सा हराम था नहीं करते, मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं दीन से दूर है। अपने दीन से अगर जुड़े होते तो हम कभी भी ऐसे नहीं होते, क्योंकि हमें माफ करने का हुक्म दिया गया। तो जब अगर हमने गुस्सा किया तो उसका नतीजा भी होता है, गलत फैसले भी होते हैं गुस्से। तो ये तमाम चीजें ब्रेन के ऊपर वो असरात हैं जो बीमार जहन की निशानदेही करती है। आज हमारी ग़िज़ाएं इस बीमार जहन को जन्म दे रही हैं। जो खाना हम खा रहे हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो प्रिजर्व फूड हो या फ्रोजन फूड हो, कहीं ना कहीं हमारे सेल्स को बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं, प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो हमें प्रिवेंट करना है, ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करना है, बीमारियों को प्रिवेंट करना है, हड्डियों के भुरभुरेपन को प्रिवेंट करना है, कैंसर को प्रिवेंट करना है और डिप्रेशन को या जो कहते हैं नफ्सियाती बीमारियों को ठीक करना है, उसको प्रिवेंट करना है। अब हम बात करेंगे
کہ اگر جینیٹکس ہمارے لائف اسٹائل میں چینج لاتی ہیں تو اس میں ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھیں انوائرمنٹ ہو یا ہمارے ہیریڈیٹی چیزیں ہو, ہمارے ہاتھ میں کچھ چیزیں تو ہیں. اگر باہر برف پڑ رہی ہے تو آپ لون کے کپڑوں میں تو نہیں جاؤ گے. 18% کی نشانی ہے آپ کی باڈی اب gives way. انوائرمنٹ کی پولوشن کے بارے میں کیا بات کروں, ساری دنیا بات کر رہی ہے. آواز بھی پولوشن, زیادہ زور سے بولتے ہیں لوگ. 20 ڈیسیبل سے زیادہ اگر آپ کی آواز ہے نا تو دوسرے کے پردے کے لیے نقصان ہے. اور ہم بولتے ہیں زور سے کیونکہ ماحول میں اتنا شور ہے, ہمیں بولنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو آپ کو بھی سمجھ میں آنا. میں اپنا ووکل کارڈ تو بچا لیا, لیکن آپ کہیں گے کیا ہو گیا ذرا زور سے بولو, کیونکہ آپ کی کان کو عادت نہیں ہے اس چیز کی. اور یہ پولوشن کو نہیں روک سک رہے آپ, کیونکہ آپ ٹی وی اونچی آواز میں سنتے ہیں, بات اونچی آواز میں کرتے ہیں, موبائل میں بیٹری کم ہے آپ چیخ رہے ہیں. صحیح بات نہیں ہے بھائی, آواز نہیں آ رہی, نیٹ سے نہیں چل رہا. ارے بھائی چیخنے سے کیا نیٹ سے ہو جائے گا, بند کر دو. نہیں تو دس از اسٹریسز آف لائف ایوری منٹ وی آر فیسنگ. انوائرمنٹ میں پولوشن صرف ہوا کا پولوشن نہیں ہے, عادتوں کا پولوشن. آپ جو کیمیکلس, جو کپڑا آپ یوز کر رہے ہیں, جو ڈٹرجنٹ آپ یوز کر رہے ہیں, جس سے آپ صفائی کر رہے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو صاف رہتے ہیں, ڈیٹول, یہ جو آپ جس سے ہارپک, یہ سارے پوائزنس ہیں. لیکن ان کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے. تو کیا کریں, گندے رہے, صفائی نہ کریں؟ نہیں, ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ ان کے سائڈ ایفیکٹس ہم پر نہ ہو. ٹکرائے تو پاش پاش ہو جائے. گھر کو مضبوط کرو اور بالکل شام نہ دو, ورنہ دن کچے مکان آپ کو. تو یہ وہ بات ہے. تو اگر سمجھ جائیں, اگر لنگس کی آپ نے ایکسس دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پھیپھڑے دیے نا, اس کا نچلا حصہ 1.4% جو نیچے کا حصہ ہے وہ آپ استعمال ہی نہیں کرتے. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ استعمال ہوتا ہے. اب ذرا ڈیپ بریتھنگ کیجیے, ذرا لمبی سانس لیجیے. آپ نے دیکھا آپ کی پسلیاں اندر چل گئی یہاں سے, اور سانس ابھی اندر ہے. اب میں بول بھی رہی ہوں, زندہ بھی ہوں, کیونکہ میرے اندر آکسیجن ہے. وہ لمبی سانس میں ٹائم لگا, تو وہ حصہ جب آپ کا استعمال ہوا تو ایکسٹرا اسپیس ایمرجنسی کے لیے اللہ نے دی ہے کہ جب آپ کو باہر آکسیجن نہیں ہو تو ایک بریتھ میں آپ اتنی آکسیجن لے لیں کہ آپ کی زندگی کو خطرہ نہیں ہو. تو اللہ نے ہر چیز کا انتظام رکھا ہوا, ہم نے اسے برباد کر دیا. ہم ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز کرتے ہیں, واک ہی نہیں کرتے. واک کرنے میں جب ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سانس پھولتی ہے. جب سانس پھولتی ہے خون کی صفائی ہوتی ہے. جب خون کی صفائی ہوتی ہے تو ٹاکسنز ریلیز ختم ہوتے ہیں, ڈیٹاکس ہوتے ہیں, بیلنسنگ ہوتی ہے, اور آپ کے سیلز دوبارہ جی اٹھتے ہیں. جب دوبارہ جی اٹھیں گے تو پھر آپ کو پرابلمس نہیں ہوتی. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پولوشن کی وجہ سے. اور لائف اسٹائل کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جاب کی جو پرابلمس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے گا, آج سے میں ہوں نہ ہوں, آپ کو ینگ ہو, آج سے 10, 20, 30 سال کے بعد لوگوں کی انگلیاں یوں ہوں گی, گردنیں یوں ہوں گی, اور ہاتھ ایسے ہوں گے. بچوں کے ہودنا شروع ہو گئے, موبائل ہے ہاتھ میں, یہ انگلی اس موبائل کے ساتھ پکڑی ہوئی ہے. میں ایک بچی کو جانتی ہوں, اس کا ہاتھ ایسے ہی رہ گیا ہے, کنٹینیوس موبائل پہ کام کرتی ہے, اس ہاتھ سے موبائل پکڑتی ہے, وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے. گردن کمپیوٹر پہ بیٹھنے والے, ان کی شیپ چینج ہو چکی ہے, یہاں کی ہڈیوں نے موومنٹ کم کر دی. آپ پورا سے گھما ہی نہیں سکتے, گھمایا اور چکر آیا نیچے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری لائف اسٹائل کی جو آکوپیشنل اور خود کردہ پرابلمس ہیں جن کو ہم روک نہیں سکتے. اور ظاہر اس کے حساب سے ہارٹ اٹیک, اسٹروک, ساری چیزیں. اور پھر سب سے بڑھ کر نیند. سونا ویسے تو بہت مہنگا ہے آج کل. وہ سونا جو بستر پہ آتا ہے, اور اگر دوا سے آتا ہے تو بہت ہی مہنگا ہے, کیونکہ وہ دوا جو کچھ آپ کے برین کے ساتھ کر رہی ہے وہ آپ کو نہیں پتا. اور جو قدرتی نیند ہے نعمت ہے. ان سے پوچھئے, سب کچھ ہے, قیمتی بستر ہے, نیند نہیں ہے. تو کھڑی ہے, وقت نہیں خرید سکتے آپ. تو اسی طرح بہت ساری چیزوں کی طرح وقت پر سونا, گہری نیند سونا
चाहे आप 3 घंटे सोए, लेकिन आपकी डीप स्लीप है तो आपकी बॉडी रिजुवेट हो जाती है, पावर नैप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ड्रग्स, आप मजबूर हैं दवाई लेने के लिए, दर्द की दवा से लेके कैंसर की दवा तक मजबूर है कि आपको काम करना है, जिंदा रहना है, तो क्या करें? क्या दवा ना लें? पता है, कभी आपने दवा का वो लीफलेट खोल के देखा है जो उसके डब्बे में होता है? कभी पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा होगा? मुझे 100% पता है किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा कभी, आपने कहाँ से पढ़ा होगा? तो मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें वायरल लग रहा है, फीवर हुआ है थोड़ा, तो मेरे बॉस ने मुझे कह दिया जाओ वो इन्फ्लुएंजा का चेक कराओ। मैं चेक कराया, उन्होंने कहा अभी तो टेस्ट आने में टाइम लगेगा, ये एंटीवायरल ड्रग ले लीजिए। पता नहीं 400-500 ड्रग की वो आई, या तो पहले ही मेरा हार्ट अटैक होने लगा उसके पैसे सुन के। तो मैंने उसको जब खोला तो इतना बड़ा पेपर और बारीक लिखा हुआ, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे लगे उसको पढ़ने में। नतीजा ये हुआ कि उसके अंदर इतना खतरनाक इल्म था कि मैंने उस दवा को हाथ नहीं लगाया, और आज हम लोग जबरदस्त तरीके से दवाएं खा रहे होते हैं। तो अब हम क्या करें? बीमारी से बचना भी तो है, डॉक्टर को भी तो जिंदा रहना है, उसने पढ़ा किस लिए, ठीक है। फार्मेसी वाले को जिंदा रहना है क्योंकि उसको दवाएं बेचनी, और तुम्हें जिंदा रहना है तो दवाएं खानी है, समझ आइए। तो कहने का मकसद ये है कि हर एक को अपना काम पूरा करना है, लेकिन आपको अपनी बॉडी पे काम करना है, आपको अपनी बॉडी को मजबूत करना है। तो ड्रग्स लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। अगर मैं नींद की दवा खाई है, सुबह मुझे 6 बजे 7 बजे जॉब पे जाना, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी जॉब की क्वालिटी का काम कैसा होगा? अलिफ लिख रही हूँ, ये बोल रही होगी, लिख नहीं जा रही होगी, गलत फैसले ले रही, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी की वजह से, दवा की साइड इफेक्ट वजह से, खाना खा रही उल्टी हो रही, क्यों? दवा खाई है। तो साइड इफेक्ट से वो कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री, दवा का इतनी बीमारी तो दे दिया सही, लेकिन फ्री में आपको साइड इफेक्ट दे दिए। वैक्सीन नहीं किया, मेनिंजाइटिस की वैक्सीन 2012 में टोरंटो में मैंने खुद ये आर्टिकल वहाँ मौजूद थी, इसलिए पढ़ लिया कि मेनिंजाइटिस वैक्सीन की वजह से छोटे बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है। आपकी नींद पूरी हो गई है तो पानी पी लीजिए, इनको पानी दे दो थोड़ा सा, खिला दो। तो जो मेनिंजाइटिस की वैक्सीन से छोटे बच्चे बीमार होते हैं, जो हम जिनको कहते हैं कि बच्चा तो एक जगह बैठता ही नहीं है, कोई एक स्कूल में टिकता ही नहीं है, टिक रहा है बच्चा बुरी तरह, टीचर से भी, माँ से, बेचारा उसको ये समझ ही नहीं पा रहा कोई कि वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उसका कसूर नहीं है उसमें। वो वैक्सीन जो मेनिंजाइटिस की उसको लगी थी, उसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हुआ है, तो बैन हो गई मेनिंजाइटिस वैक्सीन। क्या नाम उसको, टाइप चेंज हुई, ब्रांड चेंज हुआ, तो वैक्सीन मेनिंजाइटिस को तो बचा दिया, लेकिन बच्चों को परमानेंटली डैमेज कर दिया। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं करो इस्तेमाल, हम ये कहते हैं वैक्सीन जरूर करो, लेकिन अपने आप को भी इतना मजबूत कर लो कि किसी चीज़ का भी कोई इल इफेक्ट हो रहा हो तो आप उससे बच सके। स्किन सबसे आपका सेकंड बेस्ट ऑर्गन जो आपको डिफरेंस देता है वो आपकी खाल है, जो शनाख्त भी करती है बीमारी की, पानी की कमी की शनाख्त हो, जॉन्डिस हो, जो भी हो, डॉक्टर आपकी स्किन देखते ही पहचान लेता है कि आपको बीमारी कौन सी नई पे जाएगी, क्या उसको देना है और क्या उसे नहीं देना। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां जो दिल की शरियानों से लेके दिमाग की शरियानों तक, मसल से लेके और सांस के उन रगों तक जिनमें ऑक्सीजन चेंज होता है, और आंतों के काम से लेके आसाब के काम तक, हर जगह एक ही बात कॉमन है, और वो है खलील, सेल्स। हर जगह पे सेल हेल्थ पे बात करनी है, और सेल हेल्थ दवा नहीं देती, ग़िज़ा देती है। ग़िज़ा आप चूज करेंगे। अगर आपकी ग़िज़ा नहीं अवेलेबल तो कोई ऐसी चीज ले लो जो बेहतरीन ग़िज़ा का कुछ हिस्सा रखती हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे कि बचत जो है वो इलाज से मिल जाती है।